नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर, संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर है। दूसरी खबर, भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान आएंगे। वहीं तीसरी, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से कहा, आपको यमुना मैया का श्राप लगा है, इसलिए आपकी पार्टी चुनाव हारी है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुला ली है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर है, उन्हें इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। सोनिया ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जनगणना करवानी चाहिए। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा, सितंबर 2013 में यूपीए सरकार की ओर से पेश किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश की 140 करोड़ आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल थी। इसने लाखों परिवारों को भुखमरी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर कोविड-19 संकट के दौरान इस अधिनियम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आधार प्रदान किया। एनएफएसए के तहत ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि लाभार्थियों के लिए कोटा अभी भी 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो अब एक दशक से ज्यादा पुराना हो चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी है। आज इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बिल टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ा सुधार ला सकता है। क्या Chairman, thank you for giving me this opportunity to speak. The National Food Security Act, NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Under the NFSA, 75% of the rural population and 50% of the urban population are entitled to receive subsidized food grains. However, the quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census as soon as possible and ensures that all deserving individuals receive the benefits guaranteed to them under the NFSA. Food security is not a privilege, it is a fundamental right. Thank you. वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। आज बजट का 7वां दिन था और सोनिया गांधी ने जो खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे से गरीब लोग बाहर है 14 करोड़, उनको
कानून के दायरे में लाने की बात कही है। बहुत अच्छा है, सोनिया गांधी जी ने ये बात कही, कम से कम की खाद्य सुरक्षा के दायरे में जो लोग बाहर है उन्हें लाया जाए। लेकिन कांग्रेस जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बीजेपी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है कोविड के समय में, तो अक्सर इस परियोजना का मजाक उड़ाते हैं ये कहते हुए कि ये लोगों को स्वावलंबी होने से रोक रही है, लोगों को जबरदस्ती खाना दिया जा रहा है कि वो कुछ काम करने के या इसके बारे में ना सोचे। लेकिन आज उनकी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में ये बात उठाई है कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए कि जो लोग योजना से वंचित है उन तक तो ये बात चीज जरूर पहुंचे। लेकिन जिन लोगों ने सवाल उठाया उन्हें भी आज इस बात का जवाब मिल गया कि अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। विपक्ष की भी यही इच्छा है कि सरकार को अपनी नीतियों से जमीनी लोगों का सहयोग करना चाहिए। साथ ही क्या सोनिया गांधी की मांग राजनीति से प्रेरित है क्या? सोनिया गांधी जी की हर मांग राजनीति से प्रेरित रहती है। वो खाद्य सुरक्षा बिल पर डिस्कशन नहीं करना चाहती थी। उनका असली मुद्दा जो है वो सेंसेक्स का मुद्दा है। उन्होंने अब इस तरीके से उठाया है कि लोगों के अंदर ये बात पहुंचाए कि जिन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है या कोई समस्या है वो इस वजह से इस लिस्ट में एडेड नहीं है क्योंकि नई सरकार ने भी सेंसेक्स नहीं कराया है। और जैसे ही सेंसेक्स होगा फिर वो अपनी जातीय जनगणना की मांग करेंगे। तो वो अपने उसी मुद्दे पे किसी तरीके से इस विषय को ले जाना चाह रहे हैं जो उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में था। जी, और लगातार देखा जाता है कि जो कांग्रेस है वो जातिगत जनगणना की लगातार मांग करती रहती है। कांग्रेस अपनी उसी मांग से कायम है क्योंकि कांग्रेस का ये बहुत पुराना एजेंडा है कि जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक ही कांग्रेस शासन कर सकती है। अगर आप देखिए तो यूरोप में एक बुक लिखी गई थी 2021 में, उसी साल से राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाना शुरू करा क्योंकि उस बुक में बिल्कुल ये साफ लिखा गया था कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड है तभी कांग्रेस भारत में राज कर सकती है। लेकिन जब हिंदू अनडिवाइडेड नहीं रहेगा, एकजुट हो जाएगा तो और पार्टियों का राज करना मुश्किल होगा। इसीलिए 2021 से इन्होंने यह मुद्दा बराबर उठाना शुरू करा और उस प्रयोग में 2024 में कुछ सफल भी रहे थे। हिंदुओं को ये अलग अलग कास्ट में बांटते हैं लेकिन मुस्लिमों का वोट एक जगह संगठित रखते हैं और उस संगठित वोट के एवज में देश के शासन करना चाहते हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान आएंगे। सजावट के लिए शहर में 2 लाख पौधे लगाए जा रहे और 5,000 पेंटिंग्स बनाई जा रही है। फोकस राजा भोज एयरपोर्ट से लेकर मानव संग्रहालय के 17 किलोमीटर रूट पर है, जहां से वीवीआईपी गुजरेंगे। इसकी तस्वीर बदलने के लिए दिन रात काम चल रहा है। रोड से लगी दीवारों और रोटरी पर पेंटिंग्स में एमपी की संस्कृति दिखाई देगी। रोड और रोटरी पर ही करीब 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें, समिट श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राजीव मानव संग्रहालय में होगी। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और स्मार्ट सिटी को इसका जिम्मा दिया गया है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है और जो ये समिट है वो 24 और 25 फरवरी को आयोजित की जाएगी। और आपको बता दें कि इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिरकत करने वाले हैं। 5,000 पेंटिंग्स भी सजावट के लिए बनाई गई है। बता दें, मेहमानों को मध्य प्रदेश की संस्कृति भी दिखेगी इसमें। वहीं आपको बता दें कि रोड और रोटरी पर करीब 110 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो पहली बार मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले, साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ भी करेंगे और इसमें देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान आएंगे। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट किया जाएगा, साथ ही मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार आएगा, जिससे कि जो लोग बाहर जाते हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और मध्य प्रदेश में ही रोजगार सृजित होगा। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसकी क्या कुछ तैयारियां की गई है? साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पर 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। भव्य तरीके से आयोजन को लेकर के तमाम प्रशासन की तैयारियां, शासन की तैयारियां चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 तारीख को माना जा रहा है कि आएंगे और इसके साथ साथ ही वो चर्चा भी कर सकते हैं उद्योगपति और
जो बाकी लोग रहेंगे गणमान्य नागरिक चर्चा कर सकते हैं। आप देखिए 24-25 को जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाना है, उसपे करीब करीब जो 5,000 के करीब पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं। तमाम जगहों को, चौराहों को सजाया जा रहा है, पेंटिंग्स की जा रही है। पूरे जो दीवारें हैं, जहां पर चौराहे हैं, वहां पर पेंटिंग्स की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर के जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से लेकर के मानव संग्रहालय जहां पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, वहां तक सजावट की जा रही है। और इसके तहत आप देखिए, इसके दिन पहले ही सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लेकर के 2025 को लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सेमीकंडक्टर के निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मध्य प्रदेश को एक तरह से आपकी तरह तैयार किया जा सकता है। इसमें कई तरह की छूट भी देने की बात कही गई। अगर तो सेमीकंडक्टर का हब बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 14,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। इसके साथ साथ ही आप देखिए तमाम नामी जामी कंपनियां भी यहाँ पर आ रही, चाहे देश की बात करें तो अडानी, अंबानी, गोदरेज, जो बाकी घरानों की कंपनियां हैं वो भी लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है। इसके साथ साथ ही अगर सेमीकंडक्टर पॉलिसी की बात करें तो इसमें कई तरह की छूट भी दी जा रही है। आप देखिए 3700 करोड़ रुपए का करीब अगर यहाँ पे स्थापित हो जाता है सेमीकंडक्टर को लेकर के, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3700 करोड़ रुपए के करीब निर्यात किया जाएगा और 1700 करोड़ रुपए के करीब राजस्व यहाँ से प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, उसमें पीडब्ल्यूडी विभाग है, इसके साथ साथ नगरीय प्रशासन विभाग और स्मार्ट सिटी तीनों मिलकर काम कर रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग की माने तो 67-65 करोड़ रुपए खर्च कर करके तमाम तरह सड़कों का सुधार किया जा रहा है, चौराहों को सुधार किया है। नगर निगम प्रशासन की बात करें तो 22 करोड़ रुपए से करीब सभी चौराहों को, दीवारों को पेंटिंग के जरिए सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही है। तो तमाम जगहों पर लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के अब तैयारियां की जा रही है। इसके साथ साथ ही अगर स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो 5 करोड़ के करीब खर्च के माध्यम से तमाम जो सड़कें हैं या अन्य जगहों पर सौंदर्यीकरण या सुधार का काम किया जा रहा है। आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो विदेशी मेहमान आएंगे, करीब 30 देशों के विदेशी मेहमान आएंगे, जिसमें से सभी को अगर कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पहले तो आप देखिए रुकने के लिए जो पहला दिन रहेगा उसमें करीब 2000 से ऊपर से ज्यादा मेहमान आएंगे और टोटल देखा जाए तो 20,000 से ज्यादा मेहमान उद्योगपति और तमाम देशी विदेशी मेहमान जो रहते हैं, उद्योगपति, निवेशक और मौजूद रहेंगे। तो उनके रुकने की व्यवस्था की गई। 2 स्टार होटल से लेकर के 4 स्टार 5 स्टार होटल तक रुकने की व्यवस्था की गई, जिनका किराया 2,000, 16,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का किराया पर डे का माना जा रहा है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश को एक वैश्विक लेवल पर नई पहचान मिले और इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग के हब में सेंटर बने। चूंकि देखिए 4,000 किलोमीटर के करीब सड़कें मध्य प्रदेश में है और इससे कहीं ना कहीं ये जो माल सप्लाई की बात की जाती है, जिसकी बात कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी कि लॉजिस्टिक का बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ ही एयर सेवा भी तमाम मध्य प्रदेश में मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय एयर सेवाएं भी मौजूद है। रीजनल क्लस्टर कॉन्क्लेव के माध्यम से बड़े निवेश लाए गए विदेश में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए जहां से 78,000 करोड़ रुपए के इंग्लैंड और जर्मनी के माध्यम से निवेश लाया गया। जापान पहुंचे थे जहां पर जापान ने तकनीक देने की बात कही है। सेमीकंडक्टर इस बात की जॉब कर रहे हैं, आईटी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जापान का विशेष योगदान रहने वाला है। इसके साथ साथ ही आप देखिए जो जर्मनी है, इंग्लैंड है, वो अपनी कंट्री पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट समिट है वो कंट्री पार्टनर के तौर पर मध्य प्रदेश में भोपाल में मौजूद रहेंगे। तो 30 देशों से अगर निवेशक आएंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से मध्य प्रदेश एक हब बनेगा मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में और निवेश की दिशा में। निवेश को लेकर के तमाम तरह की पॉलिसियां भी की गई है और तमाम तरह की रियायतें भी की जा रही है। सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो 2 रुपए प्रति बिजली का जो टैरिफ होता है उसको घटाया गया है सब्सिडी के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो केंद्र सरकार देती है 50% की सब्सिडी, उसके अलावा 150 करोड़ रुपए गैर सरकारी अनुदानों को दिया जाएगा। अगर इसमें होता 6% का ब्याज रहेगा या उस समय का ब्याज माना जाता। तो तमाम तरह की तैयारियां पूरे भोपाल में जारी है इस समय। जी, इस समिट के अंदर देश विदेश से लोग आ रहे हैं, साथ ही मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी सहायता मिलेगी, साथ ही उसमें सुधार भी आएगा और मध्य प्रदेश के लिए नए आयाम सृजित किए जाएंगे। सत्यम, बिल्कुल। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में निवेश लाना है, चाहे विदेशों से निवेश आए चाहे देश से निवेश आए, और इसके जरिए कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। तो आप देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु भी गए, जो महाराष्ट्र है मुंबई वहां भी गए थे, कर्नाटक भी गए थे। तमाम जगह पर जाकर के रीजनल जो
डिजिटल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भी आयोजन कराया गया। इसमें से करीब 4 लाख करोड़ का निवेश आया। तो कहीं न कहीं बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा और स्थानीय स्तरों पर भी रोजगार मिलेंगे। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को भी के जरिए रोजगार मिलेंगे और जो लोकल एरिया के लोग रहते हैं उनको भी रोजगार प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर की ग्लोबल फ्यूचर समिट बेहद महत्वपूर्ण समिट है और इसके कई दूरगामी परिणाम देखने को आगे आने वाले समय में मिलेंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा है, इसलिए आपकी पार्टी चुनाव हारी। बता दें, सूत्रों के मुताबिक एलजी ने ये बातें 9 फरवरी को तब कही थी जब आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने उनके पास गई थी। सूत्रों के मुताबिक एलजी सक्सेना ने आतिशी से कहा कि उन्होंने उनके बॉस अरविंद केजरीवाल को यमुना के श्राप के बारे में चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्होंने नदी की सफाई के लिए एक परियोजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। एलजी हाउस के सूत्रों के अनुसार आतिशी ने एलजी की टिप्पणी का जवाब नहीं दिया। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि जो एलजी है वो आतिशी को कह रहे हैं कि ये आप ही यमुना मैया को आप शराप लगाए जो कि आप दिल्ली के अंदर चुनाव हारे हैं। वर्णा जी, ये जो बात एलजी ने कही है, वैसे तो एलजी साहब की ये प्रसिद्धि में नहीं आती बात, उन्हें इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन अगर उन्होंने कह दी है तो ये वास्तविकता ये है भी दिल्ली की यमुना का एक जो मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जी जब 2013 में आए थे तभी से उन्होंने उठाया था। 2015 में उन्होंने ये कहा था 20 तक हो जाएगा, 20 में कहा 25 तक हो जाएगा। जब 25 में इलेक्शन हुए तो अरविंद केजरीवाल जी से प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा जी हाँ 25 में हो जाएगा। जो कार्य 12 वर्षों में नहीं कर पाए थे वो 25 के बाकी 10 महीनों में कैसे होता। राजनीति में जिस ढंग से झूठ को परोसा जाता है उस कारण से हमारी नदियां जो है वो प्रदूषित हो गई हैं, चाहे जमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे और भी छोटी जो नदियां हैं उनकी भी हालात बुरी है। पहले आज से 20-25 वर्ष पहले नदियों का जल नीला जल होता था। आज हमें वहाँ जो अमोनिया से युक्त और बहुत जो अमोनिया और फैक्ट्रियों का गंदा जो पानी है वो नदियों में डाला जाता है। यमुना के बारे में जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हरियाणा उसमें जहर घोलता है, तो मैंने पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन रहे एक IAS अधिकारी से बात की तो उन्होंने ये कहा यमुना में एक ऐसा मान लिया जाए, यमुना में 1% प्रदूषण उन दिनों रहता है जब वर्षा का पानी आता है, लेकिन जब वर्षा का पानी नहीं होता तो 10% यमुना प्रदूषित होती है जब दिल्ली में सोनीपत के पास एंटर होती है। लेकिन जब फरीदाबाद के पास पुणे हरियाणा में एंटर करती है यमुना तो वो पोल्यूशन 10% से बढ़कर 15.4 हो जाता है। ये जनवरी और मार्च के बीच में ये जो टेस्ट करवाए गए थे सोनीपत और फरीदाबाद के, और वो जो पानी के सैंपल लिए गए थे उसमें केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन बोर्ड और हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड तीनों के अधिकारी कई बार साथ जाते हैं। यमुना का निश्चित रूप से अब वो हम अगर हिंदू धर्म में माने अगर श्राप लगता होगा और ये लगा होगा तो उनकी बात कुछ हद तक सही है। लेकिन एलजी कोई निर्देश तो दे सकते हैं। अब उन्होंने कहा है नहीं कहा है वो हमारे पास उनकी बाइट तो नहीं है, लेकिन अगर एलजी जब थे सरकार थी उस समय कोई निर्देश देते, कोई कार्य योजना बनाते तो अच्छी बात थी। लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी पहले चाहे जमुना का शराफ हो चाहे और कोई कारण हो चुनाव हार चुकी है। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रहे हैं, मनोज तिवारी जी भी बार बार कह रहे हैं, परवेश वर्मा जी भी कह रहे हैं अभी रिवर फ्रंट बनाएंगे, जमुना का रिवर फ्रंट बनाएंगे जैसे साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में। अगर वो बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है और इस पे काम होना भी चाहिए।
हम जिन नदियों को पवित्र मानते हैं, और वो पवित्र इसलिए भी हैं, वो हमें पीने का पानी देती हैं, सिंचाई का पानी देती हैं, लेकिन हमने उनको स्वयं, हम लोगों ने, जो हमारी जनता है, उन्होंने उसको प्रदूषित किया है। शहरों का सीवर युक्त पानी जा रहा है, गंदगी जा रही है, हमें उसको ट्रीट करना चाहिए। और ये गवर्नमेंट के निर्देश होते हुए भी जी गवर्नमेंट स्वयं सीवर युक्त पानी नदियों में डालकर, और वो इतना गंदला पानी हो जाता है कि वो पीना तो दूर की बात है, सिंचाई योग्य भी नहीं रहता। जी, अरविंद केजरीवाल की 3 बार की सरकार ने भी कुछ काम नहीं किया और सारे जो वादे हैं वो सारे झूठे वादे किए थे और वही जनता ने उनको करारा जवाब दिया और इस बार की सत्ता में बीजेपी वापस से 27 साल बाद कम बैक किया है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुला ली है। यह मीटिंग दिल्ली में कल सुबह 11 बजे कपूरथला भवन में होगी। इसमें सीएम भगवंत मान के साथ उनके सारे मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से पंजाब सरकार की 10 फरवरी यानी आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग भी टाल दी गई है। रविवार देर शाम इसकी सूचना जारी की गई है। अब यह मीटिंग 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में होगी। इससे पहले भी कैबिनेट मीटिंग का 5 फरवरी को शेड्यूल बदला जा चुका है। यह मीटिंग ऐसे वक्त पर बुलाई गई है जब पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आपके 30 विधायक हमारे संपर्क में है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नितिन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में करारी हार मिली है और उसके बाद में उन्होंने मीटिंग बुलाई है, कैसे देखते हैं इसको? दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि भले ही कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी कार्य कर रही थी, लेकिन माना जा रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है तो पुनः अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया उससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार धराशायी हुई, बल्कि जो अन्य सहयोगी राज्य हैं जैसे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सोशल मीडिया में भी तमाम तरह की जो है जानकारियां दी जा रही है और उसके जरिए भी लोग हमला कर रहे हैं कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी को भी सरकार बचाना मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीजेपी कार्यशैली है, बीजेपी की कार्यशैली रही है और अन्य राज्यों में जो गैर बीजेपी या गैर एनडीए राज्य हैं वहां पर ऑपरेशन लोटस के जरिए तमाम बार बीजेपी इस तरह के राज्यों को खंडित करती आई है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एहतियात बरतते हुए पहले ही पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें न सिर्फ विधायक दल के मुखिया पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल रहेंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी से जो भी विधायक हैं वो सब भी शामिल रहेंगे। इसी के जरिए आम आदमी पार्टी का लिटमस टेस्ट भी एक होगा कि आखिरकार पूरे विधायक, पूरे मंत्री रहते हैं इस मीटिंग में या नहीं रहते, क्योंकि माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी में अब तोड़फोड़ की राजनीति शुरू होगी और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते आए थे, उसके जरिए अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो बैकफुट पर हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कल आखिरकार जो बैठक होनी है उस बैठक के बाद क्या कुछ आम आदमी पार्टी की रूपरेखा रहती है और उसकी जो पंजाब सरकार में जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है वहां पर क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलता है। फिलहाल समय जो है आने वाले में बताएगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का और पंजाब सरकार का क्या रुख रहने वाला है। तरुणा जी, जैसे दिल्ली में देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल को 3 बार मौका दिया और 3 बार ही वो अपनी जिम्मेदारी नहीं सही से निभा पाए, साथ ही उनको करारी हार का सामना करना पड़ा और अब पंजाब में उनकी सरकार है, तो क्या उनको डर तो नहीं है कि ये भी सत्ता उनके हाथ से न चली जाए? देखिए, आम आदमी पार्टी का जब से गठन हुआ है उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। किसी भी नेता के लिए 3-3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहना नई पार्टी के गठन के बाद ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको अरविंद केजरीवाल ने बखूबी निभाया है। एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी का फैक्टर था, केंद्र सरकार का फैक्टर था, उसके अलावा शराब घोटाला, विकास को लेकर के तमाम मुद्दे ऐसे थे जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गए। ये बात भी सच है कि अरविंद केजरीवाल को उतना नुकसान का अंदाजा नहीं था कि जितना नुकसान का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा इस चुनाव में। मात्र 22 सीटें आई हैं आम आदमी पार्टी की और ऐसी स्थिति में
अब सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने इस बात की चुनौती है कि वो अपने आप को देश के किस लेवल पर स्थापित करते हैं। न सिर्फ स्थापित करते हैं बल्कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने देखा होगा कि गोवा हो या फिर महाराष्ट्र चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो, तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी ने अपने पैर पसारे हैं। आने वाले समय में किन किन राज्यों में आम आदमी पार्टी अपने आप को और एक्सपेंड करती है और कि जिस राज्य में सरकार है यानी कि जो पंजाब में सरकार है उसको कैसे बचाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की स्थिति यही है कि अरविंद केजरीवाल के सामने एक दोहरी चुनौती है कि अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर न सिर्फ स्थापित करें बल्कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको उस पर स्थायित्व कितना रहता है। क्या वो मुख्यमंत्री बदलते हैं या विधायकों का पूरा कंट्रोल भगवंत मान और आम आदमी पार्टी का रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सभी की निगाहें कल की इस बैठक पर है और कल जब बैठक हो जाएगी तब इसके रूपरेखा तय होगी कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का देश के भीतर भविष्य कितना है, दिल्ली के भीतर भविष्य कितना है, अन्य राज्यों में भविष्य कितना है। अरुणा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।